स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। आज हम लाए हैं आदिकाल का पार्ट 3। पढ़ते हैं। ये है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों के पंचमकार मांस मछली मदिरा मुद्रा मैथुन की दुष्ट प्रवृत्ति को देखने को मिलती है, और साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहले जानकारी ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना वर्णा रत्नाकर को मिली। सिद्ध साहित्य की विशेषता, क्या विशेषताएं हैं इसकी? एक है जीवन की सहजता और स्वाभाविकता की दृढ़ विश्वास। 2 है गुरु महिमा का प्रतिपादन। 3 है ब्रह्मांडों और पाखंडों की कटु आलोचना। 4 है रहस्यात्मक अनुभूति। 5 है जन भाषा का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं केवल कवित्य के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण की पारंगता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनिए। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और वो ऑप्शन हमारा डी है, इसमें 2 और 4 सही हो जाएंगे। जैसे हिंदी के प्रथम महाकवि थे ये, और 4 व्याकरण में पारंगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसकी व्याख्या है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण के पारंगत थे, छप्पे और इनका निजी छंद था। शिव सिंह सहगल ने चंद्रबरदाई को छप्पे का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया था। किसने पूर्ण किया था? इनके पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण कर दिया था, है ना। यह अधूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। ये जो कवि दे रखे हैं इनका सही से लगाना है, सही अनुक्रम। तो ये शंभु, हेमचंद, पुष्पदंत। तो इसमें है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बी ऑप्शन जो है ना वो हमारा सही हो जाएगा। जैसे 2 है, 2 जो पहले आएगा शंभु, बाद में आएगा लुयप्पा, फिर 4 पहले आएगा पुष्पदंत, फिर हेमचंद बाद में आ जाएगा। ये होगा इनका सही अनुक्रम, है ना। और यहाँ पे देखो, ये शंभु आए थे 783 इसमें, लुयप्पा पुष्पदंत 972 में, और हेमचंद 1088 इसमें। लुयप्पा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी को देखने को मिलता है, परंतु आयोग के अनुसार इसका उत्तर विकल्प बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है? अब बताइए इनका सही तथ्य बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें सही बता दीजिए। इनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 3। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ
पूछना हो तो हिंदवी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखेन, गज़ल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। निम्नलिखित में से कौन चंदन बालाराम की रचयिता हैं? कौन है चंदन बालाराम की रचयिता? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आसयुग है ना। चंदन बालारास के रचयिता आसयुग हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीव, दया रास, अन्य रचनाएं एवं रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेमिनाथ रास, मुनि सुमिता गण, रेवतीगिरी रास, विजय सैन सूरी, श्रावकाचार्य देवसेन, स्थूली भद्ररास, जनार्दन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? किस छंद का प्रयोग किया? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कवित्य छंद का प्रयोग किया है ना। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित्य छंद का प्रयोग किया। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया है, जिनमें दूल्हा, कवित्य, छप्य, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि हैं। चंद्रबरदाई को छप्य छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विद्यापति ने अपना और कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पदावली है ना। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा? ए है पदावली में लिखा। टीजीटी है ना, टीजीटी में आया ये। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। वे शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने संस्कृत, अभट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अभट की तथा गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। पौंचर्यू में किसका वर्णन है? इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, राम का वर्णन है पौंचर्यू में। ये टीजीटी में आया देखो है ना। पौंचर्यू में राम का वर्णन। पौंचर्यू शंभू की रचना है। इसे पद्मचर्य व जैन रामायण कहा जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड है। इसमें रामकथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। अमीर खुसरो के पहेलियों और मुकरियों किस भाषा में है? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, खड़ी बोली में है ना। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली में हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो बड़ी बोली, खड़ी बोली के आदि के कवि कहे जाते हैं। ईश्वर प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कविताओं में राजकुमार की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? राजकुमार की संज्ञा दी। इसमें विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 मानी बताई, जिसमें खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखैन, गज़ल आदि प्रमुख हैं। 56 है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। डिंगल और पिंगल साहित्य राजस्थानी के 2 प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी और साहित्य रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कविताओं या द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं, जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में रची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, एटा था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या था? एटा। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है। खलिकबारी, दो सुखैन, पहेलियाँ, मुकरियाँ हैं। शुक्ल जी के अनुसार अमीर खुसरो
हमीर रासो के रचनाकार कौन है? इसमें डी ऑप्शन है सारंगधर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने अमीर खुसरो का रचनाकार सारंगधर को बताया। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृतिक पैंगल, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं, के कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की। राहुल सांस्कृत्यायन ने उज्ज्वल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, मैथिली भाषा में की, है ना। देखो पीजीटी में आया ये, हिंदी मेल में ना। डीएसएसबी पीजीटी हिंदी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 में आया 2021 में, है ना। विद्यापति ने तीन भाषाओं में काव्य की रचना की है, संस्कृत, आर्याभट्ट और मैथिली में। अतः विकल्प संगत होगा। विद्यापति को मैथिली कोकिल की भी कहा जाता है, इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदवी, है ना। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं दो सुखैन, खलिक बारी, पहेलियां को मुकरियां आदि हैं। नेक्स्ट है हमारा 61। कीर्तिलता की भाषा क्या है? मिश्रित अपभ्रंश भाषा है कीर्तिलता की, है ना। कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश व आभट है। विद्यापति ने कीर्तिलता के तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है हमारा 62। बालचंद विजय जावई भाषा दुल्हनी लगन दुज्जल हास विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है ये? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीर्तिलता की पंक्ति है ये, है ना। नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त पंक्ति विद्यापति के कीर्तिलता ग्रंथ से है। यह आर्याभट्ट में रचित ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा है। कीर्तिलता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। नेक्स्ट है हमारा 63। निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरुष परीक्षा अमीर खुसरो की रचना नहीं है, है ना। इसमें पुरुष परीक्षा विद्यापति के संस्कृत में लिखी रचना है, जबकि पहेलियां, मुकरियां, दो सुखैन और खलिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन निगुण भक्ति धारा का नहीं है? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति, है ना। रेदास, नानक और कबीरदास गुरु निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारिक कवि हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को मैथिली कोकिल, अभिनव, जयदेव तथा खेलन कवि की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ढोला मारू रा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, राजन नल नाम है। ढोला मारू रा दूहा में ढोला के पिता का नाम राजन नल है। ढोला मारू रा दूहा 11वीं शती के रचित कवि कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवणी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शती में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा 66। गोरखनाथ का नाम 11वीं शती की यह मान्यता किस विद्वान की है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने की मान्यता है। इसमें गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थवाल की है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें
हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है ना। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ का संपादन 14 ग्रंथों का प्रामाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, मत्स्येंद्रनाथ के। नाथपंथ सिद्धों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकली है, यह कथन किसका है? यह कथन है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये, है ना। इसका है समरी, इसकी व्याख्या है ये। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी ने पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल प्रकरण कहा है। प्रकरण में कहा है प्रकरण 2 में कहा है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 सिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम निम्न है: नागार्जुन, जड़भर, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलधर, मलयार्जुन। पिंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना क्या है? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है ना। इसमें हमारा पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है। शेष विकल्प गलत है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्व राजस्थानी के ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को वर्णित करते हुए हुआ था। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया है। पिंगल पूर्व राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखे थे। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवध की राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। तोसी तोरी ने राजस्थान के पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। क्या नहीं है? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संयोगात्मकता की ओर झुकाव। इसकी व्याख्या, आदिकाल हिंदी के संबंध में संयोगात्मक की ओर झुकाव उपयुक्त कथन नहीं है। शेष विकल्पों में अन्य कथन सत्य है। आदिकाल हिंदी का व्याकरण 1000 से 1100 इसके आसपास तक अपभ्रंश में बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरण रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होते थे, पर कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ऊ, रीरी, बड़ाऊ, ए और ओ। ये 8 स्वर मूल स्वर के थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ विकसित हो गए जो संयुक्त स्वरों थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः ए और ओ जैसा था। न, रे, ले, से। व्यंजन संस्कृत, पाली, प्राकृतिक तथा अपभ्रंश में दंत ध्वनि थे। आदिकाल में ये वैश्य हो गए। नह, मह, लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, में, ल में महाप्राण रूप में हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70। कमान बान छुटरी अपार लागत लो इस सारी धार घमसान घान धान सब वीर शेष घन श्रोण बहत अस रिकत रेत। इसका है इस तरह से, रिकत रेत
उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है? इसमें है सी ऑप्शन सही, पृथ्वीराज राज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के बीच। उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज सैन्य व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है डॉक्टर बच्चन सिंह ने रखा है। यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यासवध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासो में प्रशिक्षित हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ना। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासो में प्रशिक्षित हुई। पद्मावती समय के विषय में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न हैं। सुर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1942-52 ईस्वी, सहज साधना 1963 ईस्वी, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी, पद्मावती समय जो रासो का 20वां सर्ग है में चंद्रबरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स एवं भयानक रसों का संजीव का यह यथार्थ अंकन किया है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में 59 समय सर्ग और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? इसमें डी ऑप्शन है, लुइपा के से सिद्ध हुई है ना। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा लुइपा से आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 73। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि हैं? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिनमें रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई? 100 बताई गई हैं, जिनमें महत्वपूर्ण खलिगबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखैन, गजल आदि हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है और शंभू ने 8वीं सदी अपभ्रंश के महाकवि थे। इनके ग्रंथ पवनचर्यु, रिठोड़ाचर्यु, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। पुष्पदंत 10वीं सदी को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनमें 3 ग्रंथ हैं, महापुराण, अण्यकुमारचर्यु एवं जहरचर्यु। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि कौन सा है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो महाकवि है ना, प्रथम महाकवि है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने 18वीं सदी में की। राजकुमार वर्मा ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है।
चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में छप्पे छंदों की बहुलता है। इन छप्पों के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभात सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75। सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है इसमें। गोरखनाथ और उनका युग, रागी राघव। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीतम्बर बर्थवाल, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक थी और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन एक किसी न किसी परीक्षा में ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इनको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और अपने साथ साथ में नोट्स बनाते चले जाइए। पढ़िए खूब अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।